है, लेकिन विशेष दिखाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान, सरकार में खारिज होने के बाद संघ की सफाई। कमजोर वर्गों को मिल रहे आरक्षण पर नहीं की थी टिप्पणी, सरकार का ऐलान, दलितों पिछड़ों के लिए जारी रहेगा आरक्षण। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के बाद राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर चोट, सरकार में संघ के दखल पर उठाए सवाल। यूपी में चौथे नंबर की कांग्रेस की विचारधारा को ठहराया नंबर 1। केजरीवाल सरकार के प्याज विवाद में एसीबी तक पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग, बिना टेंडर खरीद से लिए कम प्याज जारी करने की शिकायत। बीजेपी कांग्रेस का सवाल, क्यों अदा किया महंगा भाव। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, लेकिन टिकट न मिलने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी नरकटियागंज सीट से कैंडिडेट न बनने का दर्द आंसुओं में छलका। दो 220 घंटे तक मौत से दो हाथ करने के बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 मजदूरों को मिली जिंदगी दोबारा। एनडीआरएफ के ऑपरेशन में बची जान, जमीन के अंदर तीसरे शख्स की तेज तलाश। दिल्ली में जारी है डेंगू का कहर, अब तक 17 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू मलेरिया पर खर्च की जानकारी मांगी। एनआरएचएम घोटाले में मायावती के रोल की फाइल खुलने के आसार, सीबीआई ने दिए बीएसपी सुप्रीमो के कई फैसलों में पूछताछ के संकेत। बाबू सिंह कुशवाहा के खुलासे पर भी मायावती से हो सकते हैं सवाल। जम्मू में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन समेत सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते पर दिया जोर। सांबा सेक्टर में आईटीबीपी कैंप के नए कैंपस का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग, पुंछ के चकंदाबाग क्रॉसिंग पर बातचीत। बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों से पशुओं को ले जाकर बलि देने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लहराए पिस्तौल, रैली के दौरान कानून की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली में तंबाकू खाने से मना करने पर सगी बहन की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद मौत को गले लगाया। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत का अहम फैसला, बेटी बचाने के लिए शादी के वक्त लेना होगा 8वां फेरा। मध्य प्रदेश के हरदा में मिड डे मील बनाने वाली महिला ने युवक की चप्पल से की पिटाई, युवक पर खराब खाने की शिकायत करने का शक। मध्य प्रदेश के खंडवा में कराटे गर्ल ने बचाई अपनी मां की जान, पिता ने जिंदा जलाने की कोशिश की। शीना मर्डर केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अंदेशा, रुपए पैसे का लेन देन हो सकता है कारण। तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। मुंबई में नशे में धुत हंगामा करने वाली महिला पर लगा 1200 रुपए का जुर्माना। एमआईडीसी थाने में भी महिला ने पुलिस वालों का उड़ाया था मजाक। हरिद्वार के राजाजी टाइगर पार्क से सड़क पर जंगली हाथियों के झुंड से हड़कंप। रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस छोड़कर जान बचाने भागे लोग, सैलानियों में फैली दहशत, लेकिन हाथियों ने नहीं पहुंचाया कोई नुकसान। पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की तबीयत हुई गंभीर, ऋषिकेश में अस्पताल में दर्शन करने वालों का लगा तांता। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले जगमोहन डालमिया का अंतिम संस्कार, कोलकाता में आखिरी विदाई के लिए पहुंचे दिग्गज। महीने भर से ज्यादा हो गया, प्याज आज भी महंगाई के माउंट एवरेस्ट पर बैठा है। देश की राजधानी में दिल्ली सरकार दावा करती है कि वो सस्ते दाम पर लोगों को प्याज मुहैया करा रही है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने प्याज की खरीद बिक्री में गड़बड़ झाले का एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की मांग की है।
इस बीच दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और विपक्ष कह रहा है कि गड़बड़ी के सिवा कुछ है ही नहीं। ₹40 में पड़ने वाली प्याज को दिल्ली सरकार ₹30 में बेच रही थी। क्यों नहीं उसको जनता के लिए उपलब्ध कराया गया? ₹100 किलो तक प्याज चली गई और आप प्याज को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए। राजनीति की मंडी में प्याज के दाम कहीं ₹30 लगाए जा रहे हैं तो कहीं ₹100। लेकिन सरकारी प्याज कितने पर खरीदा गया और कितने पर बिका, इस पर घमासान ऐसा मचा कि आरटीआई से इस मामले को उठाने वाले विवेक गर्ग ने एंटी करप्शन ब्यूरो से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये सारा जमाखोरों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उसके अलावा कोई टेंडर कॉल नहीं किया। जब नेफेड इनको सस्ते में प्याज देने को तैयार है तो ये महंगे में क्यों खरीद रहे हैं? जब मई में इन्होंने ऑर्डर दे दिया और जुलाई में एंड में ये उसकी प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण प्याज सड़ा, कॉस्टिंग बढ़ी। तो ये सारे ऐसे कई सवाल हैं जो पर्दे के पीछे के हैं और जो पर्दे के सामने हैं। ये सब एक जांच का विषय है। इसलिए हमने आज एंटी करप्शन ब्रांच और माननीय उपराज्यपाल के पास एक शिकायत दी है कि भाई इस पे जांच होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों तक सस्ता प्याज पहुंचाने में हो रहे गड़बड़ झाले पर आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने जानकारी हासिल की थी। एसीबी से अपनी शिकायत में विवेक गर्ग ने 4 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, बगैर टेंडर जारी किए प्याज क्यों खरीदा गया? दूसरा सवाल, जब नेफेड से सस्ता प्याज देने की पेशकश थी तो ज्यादा भाव पर एसएफएसी से क्यों खरीदा गया? तीसरा सवाल, दिल्ली सरकार ने पहले 5000 मीट्रिक टन प्याज का ऑर्डर दिया था, फिर उसे 2500 मीट्रिक टन क्यों किया गया? और चौथा सवाल, बाजार में कम प्याज जारी कर क्या दिल्ली सरकार ने जमाखोरों की मदद की? ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सामने आएंगी खुल के जांच में। इवन अगर जो आज इन्होंने कागज छापा है उसमें अगर आप देखें जो कई कॉस्ट वो ऐड हुई हुई हैं, वो सब एक ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है जिस तरह। और हमने यही नहीं कहा दिल्ली सरकार, हमने कहा अगर एसएफएसी के अफसर या लोग कर्मचारी जो भी है जिम्मेदार, उन पे भी जांच होनी चाहिए। सूचना के अधिकार की फाइलों से निकलकर अब प्याज की परतें राजनीति के अखाड़े में उतरने लगी हैं। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि प्याज से ज्यादा तो दिल्ली सरकार के चलते लोगों की आंखों में आंसू आए। जब प्याज के संदर्भ में इस तरह की घटना सामने आ गई और लोगों ने बीच में जो मार्जिन है, आपने कहा था कि मैं तो बहुत अच्छा व्यापारी हूं, तो आपने दिल्ली के लोगों से ही व्यापार कर लिया, आम आदमी से व्यापार कर लिया, कॉमन मैन से व्यापार कर लिया, गरीब से व्यापार कर लिया, पैसे का गैप बीच में आया वो कर दिया। प्याज जो है मैक्सिमम 8 से 10% खराब होती है क्योंकि स्टोरेज उसका इस तरह किया जाता है और वो 6-6 महीने तक प्याज जो है रखी रहती है। दूसरा, उसमें जिस तरीके से कीमत लगाई गई है उसकी और वो 33 रुपये हो गई, ये तो सरकार को 1 जुलाई को पता चल गया था। और अगर इतनी महंगी प्याज वहाँ से ले रहे थे, उससे अच्छा साउथ से सदर्न स्टेट जो हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, वहाँ से भी अगर प्याज मंगवा लेते तो शायद वो भी 25-24 रुपए किलो इनको पड़ती। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को इस मामले में सफाई दी थी। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को प्याज दे रही है ₹32.86 के किलो पे, यानी लगभग 33 रुपए किलो पे प्याज दे रही है। दिल्ली सरकार ने वो प्याज जब 33 रुपए किलो पे खरीदी तो उसमें दिल्ली सरकार के 7 रुपए और खर्च हुए। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन चली उसमें स्टाफ लगा एफपीएस पे, उन सबको लगा के तो अगर देखें तो दिल्ली सरकार को वो प्याज 40 रुपए पड़ी। दिल्ली सरकार ने ये देखते हुए कि बहुत महंगी हो रही है प्याज, 30 रुपए में प्याज बेची। आपकी रसोई तक आते आते प्याज भले ही महंगा हो जाता हो, लेकिन सत्ता के गलियारों से तो यही गूंज सुनाई पड़ती है कि आपकी आंखों में इस बार प्याज महंगाई के आंसू नहीं लाएंगे। रोशनी ठोकने और प्रमिला दीक्षित के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। शनिवार को आज तक ने प्याज के दाम पर आपको खबरदार किया था। उस खबर को दिखाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार की सफाई भी आई, लेकिन दिल्ली सरकार ने आज अखबारों में इश्तिहार छापकर आज तक को बदनाम करने की कोशिश की। इस पर विपक्ष ने दिल्ली सरकार को आज कटघरे में खड़ा किया।
प्याज खरीदा गया और दिल्ली की जनता को सस्ते दरों पर बेचा गया, लेकिन प्याज खरीदने का तरीका संदेह के घेरे में है। आरटीआई के जरिए विवेक गर्ग ने इसी पर सवाल उठाए थे। प्याज की खरीदारी में कई बिंदुओं पर सवाल उठे तो दिल्ली सरकार तिलमिला गई। अपनी सफाई पेश करने के लिए सरकार ने अंधाधुंध खर्च कर अखबारों को विज्ञापन से पाट दिया, लेकिन विपक्ष ने विज्ञापन के तौर तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरत अंगेज चीज आज मैंने पढ़ा, एक बड़ा इश्तिहार जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मैं समझता हूँ उतने करोड़ रुपए की प्याज लाके बेच देते तो बहुत गरीबों को फायदा हो जाता। उधर बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने अपने घोटाले को छिपाने के लिए विज्ञापन निकाला। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से आज जो दिखाई पड़ता है पैरालिसिस में है। सरकार में डिसीजन पैरालिसिस है, और वो चाहे प्याज का मसला हो और चाहे वो डेंगू का मसला हो। जिस तरीके से सरकार के रिएक्शन आ रहे हैं ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल हैं। किसी भी मीडिया हाउस पर, वो चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, इंडिया टीवी हो, इस तरह से उनके बारे में विज्ञापन देना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है, ना ही लोकतंत्र की परंपरा है। यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने एक मीडिया संस्थान के खिलाफ इस तरह का विज्ञापन दिया है। मणिदीप शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। आज तक हमेशा ही निष्पक्ष पत्रकारिता में भरोसा रखता है। आज तक न तो किसी के दबाव में कभी झुका है, न कभी झुकेगा। आपके सामने हमेशा ही खबर को उसकी सच्चाई के साथ हम पेश करते हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक राहत भरी खबर आई है। सड़क बनाते समय 3 मजदूर मलबा धंसने से गहरी सुरंग में गिर गए थे। 9 दिन बाद 2 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया, मगर एक जिंदगी अब भी लापता है। तलाश तेज है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और हाथ हिलाकर एक बार फिर जिंदगी को सलाम करने वाले ये वो मजदूर हैं जो 9 दिन बाद सुरंग से बाहर आ सके हैं। पहला मजदूर मनीराम, दूसरा मजदूर सतीश। 9 दिन तक मौत से संघर्ष करने के बाद 3 में से 2 मजदूर सही सलामत सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे। कई फीट गहरी सुरंग में 9 दिन से कैद मजदूरों को निकालने के लिए ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की गई। मेहनत रंग लाई और जिंदगी जीत गई। सबसे पहले सुरंग से मनीराम को बाहर निकाला गया। उसने चैन की सांस लेते हुए हाथ हिलाकर सबका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सतीश नाम के मजदूर को क्रेन में रस्सी बांधकर सुरंग से बाहर निकाला गया। सतीश ने भी 9 दिन बाद बाहर की दुनिया देखी, जिंदगी बचाने वालों से गले मिला। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3 मजदूर 12 सितंबर को नाइट ड्यूटी करते वक्त सुरंग में गिर गए थे। मलबा धंसने की वजह से तीनों मजदूर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कीरतनगर से मनाली तक 4 लेन हाईवे बनाने वाले इन मजदूरों को बचाने के लिए 9 दिन से कोशिशें चल रही थी। आखिरकार प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के करीब 50 से ज्यादा सदस्यों ने मिलकर 2 मजदूरों को बचा ही लिया। पूरी कोशिश करेंगे। क्यों हम लोग अभी उम्मीद को क्यों हम लोग जाने दें? हमारे पास क्या किसी ने लिखित में दिया कि वो बंदा नहीं है? देन व्हाई शुड वी डू दैट? पहाड़ों पर ड्रिल करके सुरंग के पास खाली हिस्से में एक पाइप से इन मजदूरों तक खाना और पानी पहुंचाया जा रहा था। इसकी वजह से उनकी सांसें चलती रहीं। सुरंग के बराबर में खुदाई करने से ऑक्सीजन भी मिल रहा था, इसलिए 2 मजदूरों को नई जिंदगी मिल सकी। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बड़े शान से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रही थी कि अचानक एक स्वघोषित उम्मीदवार ने रोना धोना मचा दिया। 50,000 रुपया लगा 50,000 रुपया अभी 50 लाख रुपया। सफेद कपड़ों और बढ़ी दाढ़ी के साथ ये शख्स टिकट पर दावेदारी जताने के लिए बीच मैदान में खुलकर आ गया। रो रो कर हाथ जोड़कर अशोक गुप्ता नाम का ये शख्स मोतिहारी के नरकटियागंज से टिकट मांगने लगा। बाल बच्चा
अरे बोल लो, हम लोग लूट लिया। तमाशा देखकर कुशवाहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलते बने और पीछे बचे नेताओं ने भी कोहराम मचाने वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 50,000 रुपया, 400 लाख रुपया मैं खर्च किया था पार्टी बनाने में। मैं 2 बीघा से ऊपर जमीन बेच दिया हूँ। हंगामा थमने के बाद आरएलएसपी ने अपने हिस्से की 23 में से 17 सीटों का ऐलान जरूर कर दिया, लेकिन टिकटों के टकराव पर सीधा जवाब भी देते नहीं बना। कर सकता हूं 23 के 23 हमारे कार्यकर्ता हैं, इसमें से एक भी किसी परिवार का सदस्य नहीं है। जिस सीट नरकटियागंज से इन जनाब ने टिकट की आस बांध रखी थी, वहां से संत प्रसाद कुशवाहा पर पार्टी ने दांव लगाया है। अब कुशवाहा कनेक्शन जोड़कर इसे सियासी नाते रिश्तेदारी का सवाल भी बना दिया गया है। अरे चाहिए तो दे। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। यूपी के मिशन 2017 के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मथुरा से मंथन की शुरुआत कर दी। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राहुल ने मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कि यूपी में पार्टी भले ही चौथे नंबर पर है कांग्रेस, लेकिन उसकी विचारधारा नंबर 1 है। यूपी कांग्रेस में जान फूंकने निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरुआत की वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में माथा टेककर। पीले वस्त्रों में माथे पर चंदन तिलक लगाए राहुल मंदिर से बाहर आए तो कांग्रेस को परिवार की तर्ज पर चलाने की बात की। राजनीति में परिवार भाव को नए सिरे से परिभाषित किया तो कार्यकर्ताओं को संघ परिवार की विचारधारा से भी आगाह किया। इस टीम में हमें कोई अच्छा लगे या ना लगे, परिवार में सब है, हम उसको बाहर नहीं कर सकते। हमें अपने परिवार में फेयरनेस लानी है, जरूर लानी है, शांति लानी है, भाईचारा लाना है। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को फोकस देते हैं। हमें अपनी विचारधारा के बारे में आरएसएस के लोग हमारी विचारधारा को जीवित करते हैं, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं, जब हम उनका काम देखते हैं, तो फिर हम अपनी विचारधारा को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा के हम खिलाफ हैं। यूपी में कांग्रेस की कमजोरी मिटाने की घुट्टी तलाशते रहे राहुल। चौथे नंबर की पार्टी की विचारधारा को नंबर 1 कहकर भरोसा जताया कि मोदी की गलती दर गलती से कांग्रेस को फिर से मौका मिलना तय है। गाली दे रहे हैं मोदी जी को, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं सीधा। युवाओं को कहा अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिल जाएगा। एक युवा को रोजगार नहीं मिला। चिंतन शिविर में यूपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ राहुल ने मिशन 2017 पर खुली चर्चा की। पार्टी के परंपरागत जनाधार को फिर से पार्टी के साथ लाने के लिए नए नए उपायों पर भी जमकर मंथन हुआ। राहुल गांधी ने बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन भी किए और उनके यहाँ के कार्यक्रम में उनके सामने खूब बांके बिहारी की नारेबाजी भी हुई। आखिर मथुरा में कहते जो हैं कि बांके बिहारी जिसके साथ होते हैं उसकी सेना जीत जाती है। मथुरा से कैमरामैन मदन जायसवाल और मदन शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। बीसीसीआई के प्रमुख जगमोहन डालमिया का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। डालमिया को बीसीसीआई को अमीर बनाने का श्रेय जाता है। आज उन्हीं डालमिया के न होने पर बीसीसीआई ने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। सबके चेहरे उदास हैं, सबकी आंखें ठहरी हुई हैं। एक सन्नाटा भराया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बरगद की सबसे भारी भरकम डाल गिर गई थी। सबके लिए सदमा भारी है कि बीसीसीआई के चेयरमैन जगमोहन डालमिया अब इस दुनिया में नहीं है। डालमिया जी के जाने से क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। एक बहुत बढ़िया खेल एडमिनिस्ट्रेटर जिनको देश और दुनिया भर में जाना जाता था, जिन्होंने देश के अंदर और विदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है, और मेरा मानना है इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जगमोहन डालमिया को अलविदा कहने के लिए भारतीय क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स कोलकाता पहुंचा। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए ईडन गार्डन में रखा गया था।
जो कि उनकी एक बड़ी ख्वाहिश भी थी। Dalmia has whole life he has contributed for cricket, and we feel that one of the most experienced person and whose work has been acknowledged by global cricketing community is no more with us. It's a severe setback to Indian cricket and global cricket. जिस तरह से उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बढ़ाया, बहुत मुश्किल था उन दिनों में भारतीय क्रिकेट को बढ़ाना। मुझे याद 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो 15 लाख रुपए बोर्ड के पास नहीं थे जो खिलाड़ियों के नाम के रूप में दिए जाते, फिर लता मंगेशकर की मदद से पैसे दिए गए। तो ये उनका, और उस समय फिर उन्होंने ये रास्ता निकाला कि क्रिकेट में टीवी राइट्स का रास्ता निकाला, और उससे आज जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का विश्व के क्रिकेट को इतना धन मिला। क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ क्रिकेटर ही बड़े नहीं होते, बल्कि डालमिया जैसे चेयरमैन भी होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर खिलाड़ी तक हर कोई श्रद्धांजलि देता नजर आए। Actually, you won't get this type of good administrator, cricket administrator, because he knows the cricket like anything, and in his blood it was cricket blood, and today we gave him honor this ground, it was his heart, this CAB, it is the Mandir, Masjid, Gurudwara and Girja, so this is his heart. रविवार की रात को कोलकाता के बीएम बिरला अस्पताल में 75 साल के डालमिया ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से गुरुवार से वो इसी अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल ने इस खबर को छुपाया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। शायद वो उबर रहे थे, लेकिन मौत का शिकंजा मजबूत पड़ गया और क्रिकेट के सबसे कद्दावर प्रशासक के दामन से जिंदगी छूट गई। मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक।